Nemo moriturus presbytare mentire, a man will not meet his maker with a lie on his lips. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं विशाल शाकिर और आज हम बात करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन पे मियाँ साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी एडमिशन और कन्फेशन के बारे में। डाइंग डिक्लेरेशन हमने उसमें पर्पसली छोड़ दिया था ताकि डाइंग डिक्लेरेशन पे एक अलग से वीडियो बन जाए। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुनते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में उतना कन्फ्यूज़ भी हैं कि ये वाकई में होता है नहीं होता, और किस तरीके से QSO इसको किस तरीके से डील करता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में सर बताइएगा। यार बेसिकली विशाल, ये आर्टिकल 46 है जो उन्हीं स्टेटमेंट्स की रेलेवेंसी के बारे में डील करता है कि जिनको गवाह के जो किसी ख़ास सर्कमस्टांसेस और मैटर्स के अंदर दी गई हों लेकिन गवाह पेश ना हो सकते हों। तो जब आप आर्टिकल 46 को देखते हैं तो ये जो ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके आर्टिकल 32 और 46 एट पार हैं, दे आर सेम। अच्छा, आर्टिकल 46 तकरीबन 8 डिफरेंट सिनेरियोज को कैटर करता है, लेकिन हम बिलखसूस आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1 के अंदर ही रहेंगे। सो जो लैटिन प्रिंसिपल इसको डील करता है, नीमो मोरेटस प्रेसमेचोर मेंटायर, अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद द लाई ऑन हिज लिप्स। यानी ये दुनिया का जनरल प्रिंसिपल है कि जो बंदा मर रहा है वो अपने मुंह के ऊपर, अपने होंठों के ऊपर झूठ नहीं रखेगा अपने खुदा से मिलने से पहले। लेकिन हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री रही है वो यही है कि जो मरने वाला होता है ना, पूरा का पूरा टब्बर ले दे जाता है, जिसको हमारे फौजदारी जुबान में वाइडर नेट कहते हैं, थ्रो कर दिया। तो वाइडर नेट थ्रो, और प्रिजम्पशन ये दी जाती इसीलिए क्योंकि हेयर से जो है दैट इज नॉट एडमिसिबल, बट दिस डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द हेयर से रूल। और वो इसी वजह से है कि वाई जनरल प्रिंसिपल है, दुनिया इस बात को मानती है और इसकी बड़ी वैल्यू है वेस्टर्न लॉ के अंदर कि व्हाई अ पर्सन हु इज डाइंग विल इंक्लूड सो मेनी अदर पीपल टू इंक्लूड इनटू इट। इसका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, व्हाई वुड दे डू दैट। बट आर्टिकल 46 और आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1 को आप देखें तो दो क्लासिक एक्सप्रेशंस इस सब आर्टिकल 1 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। Number 1, any of the circumstances of transaction resulted in his death. Any of the circumstances of the transaction resulted in his death. And number 2 is the cause of his death. If you look closely, the former is wider in terms of the later one. क्योंकि यहां पे जब आप डिस्कशन करेंगे तो वर्ड रिजल्टेड इन डेथ जो है, इट इज वेरी मल्टीफेरियस, वेरी एक्सपैंडेबल। और इसके ऊपर मोहम्मद असलम एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट पाकिस्तान को जो हम एंड पे दे देंगे साइटेशन, इज वेरी रेलिवेंट। वो कहते हैं लॉ मेक्स एडमिसिबल नॉट ओनली द स्टेटमेंट डीलिंग directly with the cause but also the statement as to any of the circumstances which may include what? Number 1, cases where cause of the dying declarant death comes into question, and number 2, circumstances in which that dying declarant's companion may have been done to death in course of the same transaction. So meaning thereby कि अगर यहां पे कोई बंदा असेलेंट आया और उसने मेरे पे हमला किया है और मैंने सामिर को कह दिया, मोहम्मद को कह दिया कि ए आया था और उसने आके अली हैदर के ऊपर हमला किया है और उसने मुझे किया है, लेकिन मेरे साथ साथ उसने विशाल को भी जख्मी किया है। सो वो स्टेटमेंट जिसके अंदर डेथ से रिलेटेड भी है और वो ट्रांजैक्शन भी जो उस पूरी की पूरी अक्रंस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जिसके अंदर मैंने ये भी इंक्लूड किया कि आपको जो उसने जख्मी किया वो स्टेटमेंट भी दैट इज वेरी मच रेलिवेंट। और हेयर से रूल जो है वो आपको पता ही है, बट ये उसकी एक्सेप्शन है कि डाइंग जो डिक्लेरेशन होती है वो एडमिसिबल भी है, वो रेलिवेंट भी है, बट कानून शहादत के मुताबिक सोल कन्विक्शन कैन नॉट बी पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। आपको ये इसको अगर मैंने कैटेगराइज करना हो तो आई वुड से इट्स अ corroborative पीस ऑफ एविडेंस, जिसको आपने बाकी मेडिकल एविडेंस के साथ, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ, ऑकुलर अकाउंट के साथ और इन तमाम एविडेंस के साथ
रीड इन करते हुए इट इज वेरी सेफ टू पास अ स्टेटमेंट। बट आप ये नहीं कह सकते क्योंकि ये किसी ने बताया है मुझे, लिहाजा जो है वो यानी अली ने बताया था कि मुझे फलाने फलाने बंदे ने जख्मी किया और मेरी स्टेटमेंट जो है वो उस सिनेरियो के अंदर उसकी जो है वो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये किसी और बंदे के मुंह से निकले, ये उस बंदे की खुद की भी स्टेटमेंट हो सकती है। और जो तफ्तीशी लिखता है उस बंदे का स्टेटमेंट और सब्सिक्वेंटली बेशक उसको उस वक्त एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ना हो लेकिन सब्सिक्वेंटली ही डाइड, तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन। इसी तरह बहुत सारे मुकदमों में आप मजरूबीन की 164 की स्टेटमेंट भी करो, बट सब्सिक्वेंटली अ पर्सन हु डाइज दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। अच्छा सर, दो तरह की भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है। एक तो ऐसे होता है जैसे कोई बंदा जब मरने लगा है, उसके आसपास कोई उसका रिलेटिव होगा वो उसको बता देगा। एक होता है जैसे हमारे पास जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम आता है जिसके अंदर एसिड अटैक्स भी होते हैं, खवातीन जल जाती हैं, वो जब अंडर ट्रीटमेंट होती हैं तो पुलिस उसमें स्टेटमेंट लेती है। तो क्या उन दोनों स्टेटमेंट में कुछ वैल्यू का फर्क पड़ेगा या और डेट बी द सेम? विशाल, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इफ द पर्सन whose statement is in question dies later on. So the statement of that person will convert into as a dying declarant statement. अगर मैं मजरूब हूं, अगर मैं मुद्दई हूं, मजरूब हूं, तो मेरा 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, बट सब्सिक्वेंटली 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, I died. So that statement will be treated as a dying declaration and anyone can record it. Anyone can give that statement on behalf of the person who subsequently dies. कि मुझे उसने बताया था, तफ्तीशी को बता सकता है, पटवारी को बता सकता है, तहसीलदार को बता सकता है, किसी पब्लिक सर्वेंट को बता सकता है, 164 का स्टेटमेंट हो सकता है। सो हर वो स्टेटमेंट जिसके अंदर उसकी डेथ कम्स इनटू द क्वेश्चन एंड दैट पर्सन, और मैंने भी आपको बताया था कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो किसी खास मैटर्स और सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हो, जिनको देने वाले ड्यू टू देयर इनकैपेसिटेशन, चाहे वो मर गए हैं, चाहे वो किसी वजह से शहादत नहीं दे सकते। यहां इस्लामिक लॉ का एक कॉन्सेप्ट शहादा अल शहादा का भी आता है, तो वो उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट that kind of incapacitation, either you are dead or you are incapable of giving this, that statement will be treated as a dying declaration. सर, अब ये जो कॉन्सेप्ट आया है लैटिन मैक्सिम से आया, आपने मैक्सिम में भी बताया, तो गोरो का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मुझे एस मुजफ्फर साहब की किताब से वो रेफरेंस याद आ रहा है कि जब एक ब्रिटिश जज साहब पंजाबी सिख जज साहब के साथ एक केस डील कर रहे थे तो डाइंग डिक्लेरेशन की बात आ गई। तो ब्रिटिश जज जो थे वो कहते हैं कि चूंकि डाइंग डिक्लेरेशन आ गया है, अब कोई और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो सिख जज साहब कहते हैं कि आप हमारे पंजाबियों को जानते नहीं, ये मरते हुए भी झूठ बोल जाते हैं। तो अब वो बात भी तो आती है कि अब उसने शायद बताया है, नहीं बताया तो बंदा अब तरह से कुछ इंक्लूड कर ये अभी आपने जो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए ना, ये चढ़ता पंजाब और उतरते पंजाब वालों ने सारों ने आप पे चढ़ जाना है। सो यू शुड टेक द स्टेटमेंट बैक, वी आर वेरी वेरी प्राउड पंजाबीज। द सीन इज कि ये प्रीवी काउंसिल का केस है 1890s का, मैं और आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंड के अंदर। तो एक गोरे जज साहब थे, एक पंजाबी सिख जज थे उसके अंदर, और उसके अंदर केस जो था ये नीमो मोरेटस प्रेमेचर मेंटायर का ही था, डाइंग डिक्लेरेशन का। तो दैट इंग्लिश जज while deciding the case is discussing with a fellow judge कि इसके अंदर dying declaration है and it is suffice to pass a death penalty in that case on the point that कि why would a person will be lying to the court before his death। बेशक उस वक्त imminent threat उसको डेथ का था या नहीं था, बट उसने वो स्टेटमेंट दी। तो उसके अंदर ये आर्गुमेंट दिया गया था कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कल्चरली ये है कि जब कोई बंदा जाने लगता है तो वो फिर वाइडर नेट थ्रो करता है। तो हमें बिल्कुल भी डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर यानी अनलेस एंड अनटिल इट इज corroborated बाय अदर पीस ऑफ एविडेंसेस, इस पे हमें कन्विक्शन नहीं करनी चाहिए। बट वेस्ट के अंदर ये बहुत रिलीजियसली ये प्रिंसिपल फॉलो होता है और डाइंग डिक्लेरेशन पे कन्विक्शंस भी होती हैं। तो सर इसमें एक लास्ट पॉइंट वो आ जाएगा जो आपका एक बड़ी अच्छी फिलोसफी है रिगार्डिंग द लिटमस टेस्ट ऑफ एन एविडेंस। अनलेस और अनटिल इट गोज थ्रू द लिटमस टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इट शुड नॉट बिकम द एविडेंस। अब यहाँ पे इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन तो हो नहीं सकती, तो फिर इसको हम किसने कहा नहीं हो सकती? A person who writes that statement will come into the witness box. ठीक है। और वहां पे क्वेश्चनिंग जो लाइन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होगी वो उस बंदे की जिसने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है
उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके कैरेक्टर को इम्पीच किया जाएगा कि ये इसने सही तरह रिकॉर्ड नहीं किया, इसने इसके अंदर मिलावट की है, इसने प्रिकॉशंस नहीं लिए, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसके अंदर सो लाइन ऑफ एक्शन वो होती है। तो इसमें डेफिनेटली उस डाइंग डिक्लेरेशन के बिहाफ पे ही, जिस तरह मैं आपको बता दूं, तफ्तीश के अंदर आईओ आता है जी, और उसने अपनी पुलिस डायरीज के अंदर उस जो डिसीज है उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो उसके आईओ को फिर उस लाइन ऑफ एक्शन पे क्रॉस किया जाएगा। तो दैट इज बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दैट स्टेटमेंट। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा ये वो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे 30 ले लें आप, 37 ले लें या 46 ले लें, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो एक्सेप्शन है हेयर से रूल का। सो इसीलिए वो जो दूसरे जज साहब थे प्रीवी काउंसिल के केस के अंदर, उन्होंने कहा था इसको क्रॉबरेट किया रादर देन स्ट्रेट ऑन हेड ऑन आप इसके ऊपर कन्विक्शन पास करें। बिल्कुल ठीक है सर। तो इससे हम ये समझिए कि कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, कोरोबरेटिव है एंड डेफिनेटली एन एक्सेप्शन टू हेयर से रूल। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा। जितने केस लॉज हमने डिस्कशन की है वो हम आपको पीपीटी में वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा। विशाल यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करता चलूं, केस लॉ के साथ मैंने इसके ऊपर 2-3 स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं आपको ज्यादा एलैबोरेटिवली समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो के अंदर टाइम लिमिटेड बहुत थोड़ी, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो यू आर गेटिंग द लिक्विड गोल्ड फ्रॉम मियां साहब हिमसेल्फ के पार्ट जो पीपीटीज हैं वो भी दी जा रहे हैं, हालांकि मैं उस हक में नहीं होता लेकिन वो भी साथ तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आपको सारी जितने भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि टाइम लिमिटेड होता है, हमारी टीम ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है, तो हर चीज़ शायद उस वीडियो में हम बात ना कर सकते हैं क्योंकि लेंथी वीडियो होती है और हमारी ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसलिए विल ट्राई टू मेक द वीडियो शॉर्टर और आपको जितना मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी एड्रेस्ड थ्रू द नेक्स्ट वीडियोज़ if you write those questions down into the comment box. Thank you so much and stay tuned. जितनी भी वीडियो मैंने आपके सामने डाइंग डिक्लेरेशन की बनाई है उसको मैंने एक पावर पॉइंट शेप भी दे दी है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फ्लाइट नीमो मोरिट्रस प्रेस्मेटायर मेंटायर, अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई ऑन हिज लिप्स। अगर आप सेकंड स्लाइड के ऊपर जाएंगे तो डाइंग डिक्लेरेशन को मैंने वो स्टैचूट रिप्रोड्यूस किया है विद सेक्शन 32 ऑफ द ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसके अंदर जो रेलेवेंट है दैट इज़ आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1, और जो अंडरलाइन पोर्शन है इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन किया है कि 2 क्लासिक एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं, उनकी डायसेक्शन दे दी है इन लाइट ऑफ द केस लॉ मोहम्मद असलम एंड अदर वर्सेस द स्टेट, जिसकी साइटेशन भी मैं अभी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जो रेलेवेंट लॉ डील करता है 164 का डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर क्या रोल है वो भी मैंने इस स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, और इसकी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और बिलीवेबिलिटी को कैसे ऑपरेट किया जाता है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन उसको भी मैंने केस लॉ की रोशनी में इधर एक्सप्लेन कर लिया, और ये आपके सामने तमाम का तमाम लेटेस्ट से लेके जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, चाहे वो AIR की हों, चाहे 70s 80s की हों, इंग्लैंड की हों जिसमें ऑल इंग्लैंड रिपोर्टर है, AIR की जजमेंट है, और ये 3 ऊपर लेटेस्ट जजमेंट 2024 से लेकर 2023 तक मैंने जजमेंट्स आपको दे दिए। आई होप इट विल मेक सम गुड इम्प्रूवमेंट्स इन योर लीगल स्किल्स। थैंक यू।